गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कमांडोज। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे जोश में होंगे। आज आपका डे 1 है जब हम ओरिएंटेशन पर बात कर रहे हैं कि साल भर हमें पढ़ना कैसे है, कैसे अपने आप को सही रास्ते पर रखना है। और हम यदि सोच लिए हैं कि हमको डॉक्टर बनना है तो उसके पीछे, हमारी सोच के पीछे भी एक ऊर्जा, एक क्या हमें हमारे थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, या हम ऐसा बोलें कि आपके अंदर क्या बारूद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि नीट की तैयारी जो है वो एक प्रकार से कि भाई मेरा आज मन कर रहा है कि मैं नीट की तैयारी कर लूं, तो वैसे काम नहीं चलेगा कि आज मेरा मन कर रहा है कल मेरा मन नहीं कर रहा है। याद रखो, नीट एक हाई कॉम्पिटिटिव स्किल वाला एग्जाम है। यहां पर जो है गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब जैसे एक डॉक्टर होता है और डॉक्टर जो है वो अपने मरीज का जब इलाज करता है तो उसके पास गलती करने की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि गलती करने पर जान जाने का खतरा होता है। ठीक है, और जान से कीमती कुछ है नहीं है। कहते हैं ना, जान है तो जहान है ना। ठीक है, तो आज हम जो है वो आपके बैचेस में आज आज से जो है दो बैचेस शुरू हो रहे हैं, एक एम्बिशन बैच और एक विजन बैच। ठीक है, तो एम्बिशन और विजन बैच दोनों के लिए मैं आज कॉमन बात करूंगा। देखिए, जो विजन बैच के बच्चे हैं वो तो 12th में है, 12th के अकॉर्डिंग वो तैयारी कर रहे हैं, तो ऑलरेडी वो एम्बिशन में रहे हैं, वहां से विजन में आए हैं, या कुछ बच्चे नए हैं वहां पर। एम्बिशन बैच के सभी बच्चे नए हैं जो 10th से 11th में आए हैं और अब तैयारी करना चाहते हैं नीट के लिए। तो मैं कुछ बातें विजन बैच के बच्चों के लिए भी मैं रिपीट करूंगा, और कुछ बातें मैं आप एम्बिशन बैच के बच्चे तो पहली बार आपसे कुछ बातें कहूंगा मैं, जिनको आपको गांठ बांध कर रख लेना है। मैं कौन हूं तो मेरे को भी जान लो भाई। ठीक है, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मैंने एमबीबीएस जीएमसी भोपाल से किया है, मास्टर्स ऑफ मेडिसिन मैंने सीएमसी बेल्लोर से किया है, मैंने मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है वो यूके से किया है, डिप्लोमा डायबिटीज यूके से किया है, पीजी डायबिटोलॉजी यूएसए से किया है मैंने, और पीजी डिप्लोमा इन जेनेटिक केयर मैंने कोची से किया है, डिप्लोमा इन कार्डियक इमरजेंसी मैंने यूएसए से किया है, फेलोशिप इन इंटेंसिव केयर मेडिसिन मैंने अपोलो हॉस्पिटल से किया है, एफआरएसपीएचयू लंदन से, और प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हूं मुंबई के अंदर। ठीक है, और जो है मैं कई सारे इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी हूं। कुल मिलाकर बात यह है कि एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हूं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं, फिर भी आपको पढ़ा रहा हूं। अब आप सोचोगे कि सर आप पढ़ा क्यों रहे हो जब आप इतने इतने क्वालिफाइड डॉक्टर हो। भाई देखो, ऐसा है ना, कभी कभी आदमी का पैशन होता है, और पैशन जो है वो प्रोफेशन पे भी भारी पड़ता है कई बार। तो हमको क्या लगता है, हमको लगता है कि हमारा पढ़ाने का पैशन है, और वो पैशन जो है वो ऐसा है कि मैं चाहता हूं देश में अच्छे गुणवत्ता के कई सारे डॉक्टर्स बने और बच्चे जो है मेडिकल प्रोफेशन में पहुंचे और अच्छा करें यहां पर। अब ये मैं क्यों चाहता हूं, इसका भी मैं जवाब आपको इस सेशन के दौरान दूंगा। अभी मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहता हूं आपको मैं कि आप मेडिकल प्रोफेशन को चुने हैं तो क्या वाकई में आप उसके लिए तैयार हैं। यह बिल्कुल बेसिक ओरिएंटेशन है, मैं सब्जेक्ट की बात यहां नहीं करूंगा। मैं जब बायोलॉजी का ओरिएंटेशन होगा तो मैं बायोलॉजी की बात उस पर करूंगा मैं। ठीक है, मैं आज आपसे यहां पर जो बात करूंगा आपसे मैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप चाहते क्या हो, आप क्या आप वाकई में नीट की तैयारी के लिए बने हो। आने आपकी मिट्टी किस तरह की है, जैसी मिट्टी होगी वैसा बर्तन बनता है, वैसा घड़ा बनता है। तो आपका बेस्ट मटेरियल क्या है उस पर हम बात करेंगे आप। ठीक है, देखिए, मतलब आपको यह पता होना चाहिए अच्छे से कि यदि आपने मेडिकल प्रोफेशन को चुना है तो अपने आप से पूछे, आस्क योरसेल्फ, आर यू द राइट फिट। क्या आप वाकई में डिजर्व करते हैं डॉक्टर होना। नहीं साहब, मैं तो डिजर्व करता हूं डॉक्टर होना, मैं तो मेरे साथ इतनी अच्छी क्वालिटी है। डिजर्विंग होना एक डिफरेंट बात है। आप अपने मन से कुछ सोच लें आप, ठीक है, लेकिन उसके लिए आप में क्या इनर क्वालिटीज चाहिए वो इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ठीक है, अब देखिए, हम यदि आप दोनों इमेजेस को देखें आप, तो पहला वाला इमेज जो है जिसपे क्रॉस लगा हुआ है वो कौन है बताओ। धूम धूम धूम, ठीक है, कौन है? कबीर सिंह। आपने देखी होगी फिल्म कबीर सिंह, सुना होगा आपने, डॉक्टर को दिखाया गया उसके अंदर कबीर सिंह। शाहिद कपूर ने जबरदस्त एक्टिंग की। साउथ की फिल्म है अर्जुन रेड्डी, कोई ऐसी फिल्म का मुझे जहां तक नाम ध्यान आता है उसका, अर्जुन रेड्डी नाम रहा है, तो उस फिल्म का ये रीमेक थी, बहुत सुपरहिट मूवी। दिखाया इसमें इसकी लव स्टोरी को दिखाया, डॉक्टर की जिंदगी दिखाया, शराब की हैबिट को दिखाया, टॉप सर्जन है ना, मतलब कुछ भी जो मन करता है वो करता है, बाइक पे जाता है, गुंडों को पीटाता है, कुछ भी करता है। ये यदि आपका आदर्श है
ये यदि आपका आदर्श है तो भैया बहुत मामला गड़बड़ है, फिर तो गलत जगह आ गए अपन के, मामला बहुत ही गड़बड़ है। अपने को एक्टिंग करनी पड़ेगी। और याद रखो, शाहिद कपूर जिसने ये किरदार निभाया वो एक्टर है, डॉक्टर नहीं है, ठीक है। और रियल टाइम असल में डॉक्टर कैसे होते हैं? असल में डॉक्टर ऐसे होते हैं। ये कौन है सर? ये कौन है? ये देश के सबसे बड़े डॉक्टरों में से एक है, डॉक्टर रमाकांत पांडा। डॉक्टर रमाकांत पांडा जो है वो कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं और इन्होंने कई हजार बोलूंगा मैं, उन्होंने कार्डियोथोरेसिक सर्जरी की हुई है। और ये इंडिया के, बल्कि मैं बोलूंगा एशिया के सबसे बड़े कार्डियक हॉस्पिटल जो सिर्फ हार्ट का काम करता है, एशियन हार्ट हॉस्पिटल, गूगल कर लीजिएगा। एशियन हार्ट हॉस्पिटल एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट के मरीजों का इलाज करता है। और यहां पे हर दिन कई कार्डियोथोरेसिक सर्जरी हो रही होती है, कई सारी बाईपास सर्जरी हो रही होती है, कई सारी इन्होंने बाईपास सर्जरी की टेक्निक को इन्वेंट भी किया इन्होंने, डॉक्टर रमाकांत पांडा। ये कबीर सिंह नहीं है। कबीर सिंह तो यंग एज में बड़ा फेमस था, दिखा रहा है, लेकिन इनको तो आधी उम्र लग गई उसके ऊपर, ठीक है। तो आपका आदर्श कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अपने आप से 3 क्वेश्चन जरूर कीजिए, ठीक है। एम्बिशन बैच वाले सारे बच्चे अपने आप से 3 क्वेश्चन जरूर करें और विजन बैच वाले इन 3 क्वेश्चन को रिकॉल कर लें एक बार। पहला क्वेश्चन ये, आर यू रेडी टू स्टडी फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन? क्या आप वाकई में लंबे लंबे घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं? मतलब ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है, कोई स्कूल का सेशनल एग्जाम नहीं है, कोई जो है कोचिंग का टेस्ट नहीं है। भैया लंबा घंटा नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या वाकई में आप लॉन्गर ड्यूरेशन पढ़ने के लिए तैयार हैं? डू यू रियली थिंक दैट यू कैन परफॉर्म बेटर इन स्ट्रेस कंडीशन? आपको लगता है लंबा, अब बोले सर लंबा पढ़ने का मतलब क्या? अरे भाई, तुम्हारे मैं नीट के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। एमबीबीएस में रात रात भर पढ़ना पड़ता है, एमडी में खूब पढ़ना पड़ता है, डीएम में खूब पढ़ना पड़ता है। दिन भर काम करो और पढ़ाई भी करो। स्ट्रेस कंडीशन हर मरीज उसके परिवार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मरीज का परिवार आता है, बोलता है डॉक्टर साहब पहले इसको देख लो, दूसरा आता है बोलता सर इसको देख लो, ठीक है। डॉक्टर साहब आप हमारी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हो। डॉक्टर का ध्यान सब तरफ है, ठीक है। बहुत स्ट्रेस कंडीशन में, बहुत ही प्रेशर कंडीशन में काम करना पड़ता है। आप तैयार हो उसके लिए? आर यू रेडी टू पुट ह्यूमैनिटी ओवर वेल्थ क्रिएशन? इतना मेहनत करके, इतना पढ़कर भी तुमको लगेगा कि यार फला बंदा आईआईटी मुंबई से उसने जो है कंप्यूटर साइंस में किया, गूगल ने उसको 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का पैकेज दिया। देखो गूगल में जाके अमेरिका में काम कर रहा है, 1.5 करोड़ का पैकेज है इसका। फिर एप्पल में वो फला मेरा दोस्त है, उसने जो है वो आईआईटी खड़गपुर से उसने इंजीनियरिंग किया और देखो वो है ना आज जो है वो एप्पल के अंदर जो है वो काम कर रहा है और उसका 2 करोड़ का पैकेज है और ऐसा ना वैसा। फिर फला व्यक्ति जो है वो उसके पिताजी के पास में कुछ दुकान थी, उसने देखो बिजनेस को ओवरटेक किया और वो देखो वो अंबानी के बराबर अमीर बनता चला जा रहा है। एक दिन हो सकता है अंबानी बन जाए। जहां तुमने पैसे को प्रायोरिटी दी वहां पर प्रोफेशन का पर्पस डिफीट होता है। आप क्या ह्यूमैनिटी को पैसे से ऊपर रखते हैं? पैसा खूब रहेगा, बिल्कुल ये दिमाग में डाउट मत रखिएगा, पैसा खूब रहेगा लेकिन आप अंबानी नहीं बन सकते, अडानी नहीं बन सकते, टाटा बिड़ला नहीं बन सकते। ये पक्की बात है, कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन पैसा आपका अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास में पहुंचने के लिए पैसा सफिशिएंट रहेगा कि आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं। अब आप बोलोगे साहब मेरे को बोइंग 737 से मेरे को पर्सनल जेट प्लेन चाहिए, तो वो डॉक्टरी से नहीं पॉसिबल है भाई, कि वो धंधा करना, बिजनेस करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। लेकिन अच्छी कार, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा सब कुछ, कि आपके पास में हॉलीडेज बाहर जाने सब कुछ, एंड वॉट एवर दैट इज पॉसिबल, वो सब है। इतना तो मैं एश्योर करता हूं आपको मैं कि भैया ऐसा है कि डॉक्टर जो है अभी भी समाज के इलिट वर्ग में आता है, संपन्न लोगों में शामिल होता है, ठीक है। तो उसको लेके कोई डाउट मत रखिएगा, ठीक है। परंतु मैं तब भी कह दूं आपसे कि जहां पे सबसे बड़ी वैल्यू है ह्यूमैनिटी की, कि आपको कई बार जो है वो इलाज करना पड़ेगा लोगों का, बहुत मेहनत करेंगे आप और आपको उसके बदले बहुत सारा पैसा भी मिलेगा, पर ब्लेसिंग्स इज मच मोर इंपॉर्टेंट। मैं सीएमसी बेल्लोर में जब पढ़ रहा था तो वहां पे दीवार पर लिखा हुआ था, बड़ी अच्छी बात, वहां पे जो है वो जो है जीसस क्राइस्ट का एक छोटा सा मूर्ति लगा हुआ था, वहां पे लिखा हुआ था, दुनिया में सबसे अधिक ईमानदारी के साथ दुआएं, दुनिया में सबसे ईमानदारी के साथ दुआएं जो है अस्पताल की दीवारों ने सुनी है। ना मस्जिद ने सुनी है, ना मंदिर ने सुनी है, ना गिरजाघर ने सुनी है।
मतलब जब हम कहीं कहीं धार्मिक स्थान पे आते हैं तो हमारे अपने निजी वो होते हैं कि हमको जो है वो ये पैसा खूब हो जाए, बच्चा अच्छा पकड़ जाए, हम पास हो जाए, ठीक है, बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन जब अस्पताल में हम दुआ मांगते हैं अपने किसी कि बचा ले भगवान, ईश्वर कुछ सब कुछ ठीक कर दे, तो वो सच्ची दुआ है पूरे इमोशंस के साथ। तो अस्पताल की दीवारें जितनी सच्ची दुआएं सुनती उतना कोई नहीं सुनता है, ठीक है। तो मुद्दा वही है कि बेटा मैं सिर्फ आपके सेंसेस को जागृत करना चाह रहा हूं। मैं डेवलप क्या करूंगा, जागृत करना चाह रहा हूं मैं कि आप इस बात को समझ ले अच्छे से कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। पर्पस शुड बी क्लियर। यदि पर्पस क्लियर नहीं है ना तो जीवन में कुछ बहुत आगे नहीं जा पाएंगे आप। आपका पर्पस करके आप करना क्यों चाहते हैं, क्या वजह है, वो इंपॉर्टेंट है चीज, ठीक है। मतलब कहते हैं ना, बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन वो खो गया, चला गया कहीं, ठीक है, नहीं बचा पाए। आप देखो इस तस्वीर ने बहुत बातें की कि बहुत सारे नोट रखे हुए हैं और नोट के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है और वो पत्थर के चलते जो है वो, उस पत्थर के चलते जो है वो आपके जो है वो नोट उड़ नहीं रहे हैं। यदि वो पत्थर ना रखा हो तो सारे नोट उड़ जाएंगे, हवा में बिखर जाएंगे इधर उधर। और वो पत्थर है ब्लेसिंग्स काट के। मतलब ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी समृद्धि को आपके लिए जो है वो बचा के रखती है, आपके लिए रिसोर्स प्रोवाइड करती है। गॉड्स ब्लेसिंग गो फॉर बियॉन्ड एनीथिंग वी कुड एवर ड्रीम्ड के जो सोच नहीं सकते हैं वहां तक पहुंच सकते हैं, जो सोच नहीं सकते हैं वो हासिल कर सकते हैं। और क्या चाहिए, यह है दुआओं का कमाल, ठीक है। देखिए, जब एक 26 साल का डॉक्टर ने डिसाइड किया कोविड के दौरान कि मुझे किस मरीज का क्या स्केल है, किसको बचाने के बचने के चांस अधिक है, और उसने डिसाइड किया कि किसको बचना है, किसको नहीं बचा सकता वो। और ये बहुत कहते हैं कि कोविड में जो लोग इमरजेंसी में काम कर रहे थे उन डॉक्टरों में से 25% डॉक्टर जो है वो कोविड के बाद डिप्रेशन में चले गए। फिर अब जाके वो ठीक होना शुरू हुआ, क्योंकि कारण ये कि उन्होंने उस समय जो लाइफ देखी ना, उसके बाद वो देखो मेडिकल प्रोफेशन में बहुत कुछ देखना पड़ता है, पर एक समय ऐसा है कि अस्पतालों में भीड़ लगी पड़ी है, बेड कम है, आपको डिसाइड करना है किसको 2 दिन रखना है वेंटिलेटर पे, किसको देना है, और वेंटिलेटर पे रखना है किसको, दवा क्या देना है, दवा एक इंजेक्शन अवेलेबल है, 4 मरीज हैं, किसको लगा दें हम, ठीक है, कौन प्रायोरिटी पे बच जाएगा। तो मतलब बहुत बातें ऐसी है जिसको मतलब बता पाना, शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ये जिम्मेदारी का एहसास कराता है कि आप कितनी इंपॉर्टेंट जगह पर होते हैं। ईश्वर सब काम करने जमीन पर नहीं आ सकता है, लेकिन ईश्वर कुछ लोगों को जो है वो क्षमता प्रोवाइड करता है कि तुम मेरे बदले काम करो, ठीक है। तो याद रखो, स्टेथोस्कोप इज नॉट जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स एन ज्वेलरी। कोई ऐसा नहीं है कि 100-500 रुपए का मिलता है, 100, 200, 300, 400, 500 रुपए का कोई भी खरीद ले, पर उसका रियल वैल्यू तो तब है जब आप डॉक्टर बन जाते हैं। ये हम डॉक्टर्स की ज्वेलरी है, स्टेथोस्कोप हम डॉक्टर्स की ज्वेलरी है, ठीक है। आपके अंदर कुछ क्वालिटीज बहुत जरूरी है बेटा इसके लिए, ठीक है। एबिलिटी टू हेल्प, मेडिकल प्रोफेशन जो होता है ना वो आपको क्षमता प्रोवाइड करता है कि आप लोगों की मदद कर सकते हैं आप, ठीक है। और जो है आज भी आप देखोगे तो हेल्थ केयर जो है वो, स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो प्राइम कंसर्न है। हर आदमी जो है वो तमाम तरह के जितने तरह के सुख हैं, अच्छा खाना, अच्छी जगह जाके घूमना, अच्छा 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 सब अच्छा तभी महसूस कर सकता है जब स्वास्थ्य अच्छा हो। बीमार है आदमी, बहुत तेज सर दर्द है, और कोई बोलता है आपसे कि अच्छी मूवी दिखाने ले चलता हूं, आप बोलोगे नहीं साहब बहुत तेज सर दर्द है। कोई बोलता तुम्हें फला मेले में ले जाता हूं, तुमको बोलोगे बहुत तेज सर दर्द है भाई। कोई बोलता आईपीएल का मैच दिखाता हूं, चलो बहुत तेज सर दर्द है, चलो गाना सुनाता हूं, अरे चुप कर बहुत तेज सर दर्द है ना, क्योंकि प्रॉब्लम में है आप, इसलिए दुनिया का कोई भी सुख आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं। आपके मुंह में मान लीजिए एक माउथ अल्सर हो गया, आपको जो दर्द कर रहा है, और कोई बोलता है बढ़िया भजिए खिलवाता हूं, बढ़िया तुमको चलो चाट खिलाता हूं, आप बोलोगे नहीं यार मुंह में छाला हो रहा, नहीं खा पाएंगे। मतलब सारे सुख जो है वो आपके अच्छे स्वास्थ्य से वो जुड़े हुए हैं। लाइफ प्रेशियस है, ठीक है। पेंडेमिक में हमने डॉक्टर्स के रोल को देखा हमने, और हम ये बात समझे हम कि इट्स अ सर्विंग नॉट अ सर्विस, ठीक है ना। और याद रखो कि चाहे पैसा थोड़ा कम हो थोड़ा ज्यादा हो, वो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चीज आपको हमेशा जो है वो मोटिवेट करेगी अच्छा करने के लिए, वो है सेटिस्फैक्शन। मेरे पास अभी हाल ही में जो है वो एक पेशेंट का एक बच्ची है यूपी से, उसने उसकी दादी जो है वो बहुत बीमार थी, है ना, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया।
झांसी में कहीं पर, शायद झांसी में या कानपुर में कहीं पर, एक जगह भूल रहा हूं मैं। तो उस बच्ची ने बोला कि उसने है ना वहां पे तो डॉक्टर्स ने बोला कि भैया बचा पाना बहुत मुश्किल है इनको, इनकी तो एंड स्टेज में है, इनको ट्रैकियोस्टोमी करनी पड़ेगी, वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, बहुत दिक्कत है, क्या करें। मतलब डॉक्टर ने बोला, वहां पे जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि ये बहुत ओल्ड है, इनको बचा पाना मुश्किल है। उसने मेरे को जो है उसने जो है वो वहां के रिपोर्ट सब भेजे। उसने कहा कि सर बताइए क्या कर सकते हैं इसमें। तो मैंने इमरजेंसी मेडिसिन में बहुत काम किया हुआ, तो मैंने कहा देखो उनको बोलो कि दो तो ये मेडिसिन चेंज करें, दूसरा अभी ट्रेकियोस्टोमी की जरूरत नहीं है तो 3 दिन वेट करें। और मैंने कुछ उनको बताया। तो उसके बाद मैंने कहा कि और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी दादी बच जाएगी, 3 दिन बस, जो कह रहा हूं वो फॉलो कर लो। 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद जो है उसका मैसेज मेरे पास आया कि सर मेरी दादी जो है उनको ट्रेकियोस्टोमी नहीं करनी पड़ी, बच गई वो, और हम पूरा परिवार बहुत खुश है और आपको हम थैंक्स बोल रहे हैं। मेरे पास मैसेज है अभी भी, थैंक्स बोल रहे हैं हम, और हम ये बोलना चाहते हैं कि जब सब उम्मीद हार गए थे तो आपने कहा था बच जाएंगी वो, और वो बच गई। मैंने कहा तुमने क्या सोचा था, हलवा है क्या? अपन अपना अपने बनने बोला है, हमने देख के रिपोर्ट बताया कि यार नहीं, ये जो देख के इसको ये खतरनाक वाला निमोनिया समझ रहे हैं, ये जो है वो पास्ट ट्यूबरकुलर है, हिस्ट्री है, जो डैमेज लंग्स में हुआ था, अब नहीं है टीबी, एक्टिव टीबी नहीं है उनको, तो बच जाएंगी वो, चिंता मत करो, है ना। वो जो भी मेडिकल डिटेल्स थे, बच गए। पैसा कुछ नहीं, मन को बड़ा अच्छा लगा, उसका मैसेज पढ़ के मन को बड़ा अच्छा लगा, आपको भी इसलिए शेयर किया। सेटिस्फैक्शन जो है वो उसकी गारंटी है। आप जितना एफर्ट करेंगे, जितना डीप डाइव करेंगे, उतना मेडिकल प्रोफेशन में आप और निखर के सामने आएंगे। रोज रोज तपेंगे अपने आप को तो और अधिक निखरेंगे आप, ये पक्की बात है यहाँ पे, ठीक है। याद रखो, डॉक्टर्स जो है वो, यानी जब कोविड के समय में हमने देखा तो ना कोई सुपरमैन बचाने आया, ना स्पाइडरमैन कूद के कहीं से आया, ना कोई आयरन मैन आया, ना कोई आंटमैन आया, ना फला आया, ना ढिका आया, कोई नहीं आया। जो लोग साथ थे वहां पे वो थे डॉक्टर्स, और इसके अलावा दूसरे लोग, जो लोग, जिन लोगों की हम बहुत ज्यादा कभी अच्छा नहीं बोलते जिनके बारे में, और हमें उनके बारे में अपनी राय बदलना चाहिए और अच्छा बोलना चाहिए। और उन लोग को भी उस राय के लिए जब आप ऐसा कहेंगे तो उनके ऊपर भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है कि वो भी जो है वो कुछ गलत नहीं करेंगे। वो है पुलिस वाले। मैं कोविड टाइम में देखा कि पुलिस मैंस ने जो काम किया है, उन्होंने पावर रोका, आपको मना किया, आपको आपकी जान बचाने के लिए। तो जो इमरजेंसी सर्विस थे, पुलिस वाले हो गए, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गई हैं, मतलब जब डॉक्टर बोलता हूं मैं तो मैं उसमें सारा मेडिकल स्टाफ भी शामिल करता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते वार्ड बॉय का योगदान कम था किसी, सब लोग लगे थे काम पे, ठीक है। याद रखिए, तो डॉक्टर्स को यदि समाज कोई रिस्पेक्ट देता है ना तो यूं ही नहीं देता है, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। मेरे जितने जानने वाले हैं मुझे सब डॉक्टर साहब बोलते हैं। डॉक्टर बोलेंगे, मेरे उम्र के लोग हैं, दोस्त हैं, डॉक्टर बोलेंगे, गीतन नहीं बोलेंगे, डॉक्टर बोलेंगे। गीतन सिर्फ मेडिकल कॉलेज वाले मेरे साथी हैं, वो मेरे को डायरेक्ट नाम से पुकारते हैं। जो मेरे साथ बैचमेट्स हैं और मेरे सीनियर हैं वो मुझे नाम से पुकारते हैं। अदरवाइज सब लोग जो है वो डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं। ट्रेन में कहीं जाओ, फ्लाइट में कहीं जाओ, विदेश में कहीं जाओ, बताओ करते क्या हो? डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब वर्ड झट अपने आप से निकलता है, या डॉक्टर बोलेगा, मतलब आपकी जो प्रोफेशन है वो आपकी पहचान बन जाता है, ठीक है। मेडिकल प्रोफेशन है ऐसा, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि जब मैं इतना क्वालिफाइड डॉक्टर हूं तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, मेरा पर्पस क्या है? मतलब मैं, आपने कभी दिवाली के दीपक जलते हुए देखे? आपने दिवाली में जो दीपक होते हैं, एक दीपक से दूसरा दीपक जलाते हैं और उससे फिर कई दीपक जलते हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि हम हर दीपक को माचिस से जलाते आ रहे हैं। हम पहला दीपक को लिट करते हैं, उसके बाद हम उसके जब जल जाती है उसके दूसरे दीपक टच करते हैं और कई दीपक को जला लेते हैं। हम संदीपन बोलते हैं उसको हम, ठीक है। तो ये वो पर्पज है। यदि मैं डॉक्टर बना हूं और यदि मैंने अब मेडिकल में अब अच्छा किया है तो मैं चाहता हूं और बच्चे डॉक्टर बने, और बच्चे एफर्ट करें, और उनके अंदर डॉक्टर जब बने तो वो सिर्फ डिग्री ना ले, वो वैल्यूज के साथ डॉक्टर बने, मूल सिद्धांतों को वो समझें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ठीक है। आज मैं आपको कोई ऐसा नहीं कि कोई प्रीच करने आया हूं, मैं आपको कुछ सच्चाई बताने आया हूं। कुछ बातें आपके दिलो दिमाग में रहना चाहिए ताकि आप साल 2 साल मेहनत कर सकें। एम्बिशन वाले बच्चों को 2 साल मेहनत करनी है, विजन वाले बच्चों को 1 साल जमकर मेहनत करनी है। तो मतलब ये जो आप जो हासिल करना चाह रहे हैं ना बेटा, उसके लिए आपको ईमानदारी के साथ अपने अंतर मन में कुछ बातें बैठानी होंगी। अपने अंदर आपको एक वैल्यूज को भरना होगा आपको, ताकि वो साल भर वो फ्यूल आपको प्रोवाइड करते। 2 साल तक आपको यदि पढ़ाई करना है तो अंदर फ्यूल रहना चाहिए, पर्पस रहना चाहिए।
तो ही हम चल सकते हैं बेटा, ठीक है। आप सबने देखी होगी मूवी लॉयन किंग, देखी, बड़ी फेमस मूवी है। ये कौन है? सिम्बा, मुफासा फादर इसके। लड़कों का ऐसा होता है कि लड़के अपने पिताजी से जो है वो कनेक्टेड तो होते हैं, उनको बहुत प्रेम तो करते हैं लेकिन व्यक्त नहीं करते। लड़कों का ऐसा होता है कि लड़के जो है अपने पिताजी से जो है वो प्रेम रखते हैं लेकिन वो व्यक्त नहीं करते हैं, और पिताजी भी व्यक्त नहीं करते हैं। और कई बातें ऐसी हैं कि पिता पुत्र जो है आपस में समझ जाते हैं, लेकिन ज्यादा जो है वो प्रेम का जो प्रदर्शन है ना वो बड़ा कम देखने मिलता है। एक उम्र आती है जब लड़कों को अपने पिताजी की बातें थोड़ी चुभती है, उनको लगता है ये ओल्ड फैशन हो गए हैं। फिर एक उम्र आती है, लगता है कि हमारे पिताजी बहुत सही थे। और एक उम्र आती है कि काश पिताजी होते। सबकी जिंदगी में ये चीज घटती है कि ये मेरे पिताजी हैं। अब आप बोलोगे सर ये ओरिएंटेशन लेक्चर में ये आपके फादर क्यों? मैं आपको एक छोटी स्टोरी बता रहा हूं, जिस स्टोरी ने मेरे पूरे दिमाग के तार हिला दिए। और उसके बाद मैंने तय किया कि मैं हर जगह पर डॉक्टर्स को, मतलब हर जगह पे डॉक्टर्स अवेलेबल होना चाहिए, अच्छे डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए, और उसके लिए मैं कुछ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं सब जगह पर नहीं हो सकता हूं। बात है 3 दिसंबर 2008 की बात है, रात के 11:30 बजे के आसपास। विदिशा के पास एक छोटा गांव होता, उस गांव में मेरे फादर जो है वहां पर खेती का कुछ काम होता था। मेरे फादर जो है जज रहे थे, रिटायर होने के बाद वो खेती का काम देख रहे थे अपना। हमारे पास कुछ जमीनें हैं जहाँ पे खेती होती है, तो गाँव गए होते, ठंड के दिन थे, और रात के 11:30 पौने 12 बजे के आसपास उनको जो है वो एक अजीब सी सा उनको जो है सर में दर्द हुआ, और चेहरा उनका जो है वो थोड़ा सा एक तरफ से जो है वो लटक गया उनका, और उनको हुआ था ब्रेन हेमरेज। उनको हाई ब्लड प्रेशर था, और शायद से वो मेडिसिन लेना बंद कर दिए थे। और वो आपको बता दूं उसके पीछे ये बड़ा कारण क्या था, मैं जनरली ऐसा कहता नहीं हूं पर आज मैं बोलूंगा, उसके पीछे बड़ा कारण था ऐसे बाबा लोग जो दवाएं बेचते हैं, ऐसे बाबा लोग जो योगा कराते कराते दवाएं बेचने लगते हैं, और पब्लिक जो है उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करती। मेरे फादर बड़ा ट्रस्ट करते थे, वो योगा भी करते थे, कपाल भाती ना ये ना वो सब करते थे वो, और उन्होंने जो है वो दवाएं, अपनी एलोपैथिक मेडिसिन बंद करके उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना शुरू कर दिया था ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए। उनका बीपी इतना शूट किया कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया, सेरेब्रल हैमरेज हो गया। और उस समय जब बीपी शूट करा था, उस समय उस समय भी जब ये इंसिडेंस घटा दी, उस समय जो है कोई उनको लैसिक्स का इंजेक्शन दे दिया होता, कुछ इमरजेंसी दवाएं दे दी होती, तो शायद से उनको उतना डैमेज ना होता, जान उनकी बच जाती। लेकिन हुआ क्या, पूरे गांव में एक डॉक्टर चाहिए था वहां पे। पूरे गांव के अंदर आसपास के 4-6 गांव में कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। और रात को फिर 12:30-1 बजे के आसपास वो जीप से वहां अरेंज करके लेके आए, कहां पे, विदिशा लेके आए। विदिशा में लेके गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला ब्रेन हेमरेज हुआ है, यहाँ पे इलाज, इनका न्यूरो सर्जरी करना पड़ेगा, भोपाल लेके जाइए। सोचिए विदिशा के अंदर ये हालत था, और जो है वो 2008 की बात है। फिर भोपाल लेके आए। भोपाल में रात को 2 बजे जब वो पहुंचे यहाँ पे, तो उनको जो है वो ऑपरेट किया गया, और 15 दिन के आसपास वो कोमा में रहे वो, और उसके बाद जो है उनको हम नहीं बचा पाए। और मैं वो दुर्भाग्यशाली पुत्र हूं जिसको ये साइन करना पड़ा कि लाइफ जो मशीनें हैं जिनसे वो हार्ट लंग मशीन, जैसे कि हार्ट को चला रहे हैं, वो मशीनें निकाल दिया, क्योंकि ब्रेन डेड हो चुका है। ब्रेन डेड में अब कोई संभावनाएं नहीं है। वो सिग्नेचर मुझे करना पड़ा, और वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा पल था, सबसे बुरे सेकेंड्स थे वो। यही बोलूंगा। एग्जैक्टली ऐसा फील हुआ, एग्जैक्टली ऐसा फील हुआ। लगा पहली बार कि नहीं, अच्छे डॉक्टर्स बहुत जरूरी है होना। सिम्बा अकेला है। Then I decided कि I should teach, I should create more doctors, I should create more and more good doctors के, और I should improve myself too। कि उस समय तक मेरे दिमाग में था कि भैया काम करो,
अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं जो है वो पढ़ाया भी करता था, प्रैक्टिस भी किया करता था। और टू बी वेरी फ्रैंक, मनी मेरे दिमाग में था कि पैसा मेरा गोल है कि मुझे खूब पैसा अर्न करना है, ठीक है। Then I decided on that day कि I should improve myself and I should teach doctors and I should become a good doctor जो किसी की जान को बचाने की कोशिश तो कर सके ईमानदारी से। Then I become, मैंने बहुत सारा अलग अलग कोर्सेज किए, आपने देखा बहुत सारी डिग्रीज ली मैंने, और मैं कई सारी कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं की नोट स्पीकर के रूप में जाता हूं। मैं वहां जाकर मैं जो है कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करता हूं और मैं दुनिया भर के, नॉट फ्रॉम इंडिया, दुनिया भर के डॉक्टर्स को मैं टीच करता हूं, ठीक है। उनको डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में, उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में, न्यू मेडिसिन के बारे में, नई मेडिसिन के इफेक्ट के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में, एडवर्स इफेक्ट के बारे में। और मैं कई सारे जो है वो सेशंस में जाता हूं, सेमिनार्स में जाता हूं, और ये दुनिया भर में होती है। ये दुबई की कॉन्फ्रेंस का पिक्चर है। इसके अलावा कोविड के समय में नहीं जा पाया, और अब मैं फिर से जो है कई जगह पे बाहर जा रहा हूं। इससे भी मुझे बार्सिलोना जाना है, मुझे जो है मैड्रिड जाना है, मुझे पेंसिल्वेनिया जाना है, कई जगह पे जाना होता है। तो एक्चुअली क्या है कि अब मेरा जिंदगी का जो पर्पस ये है कि मैं अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस करना चाहता हूं, ठीक है। इसलिए, और ये इसकी शुरुआत होती है नीट से, ठीक है। जब आप यहां से अपने अच्छे डीएनए को लेके चलेंगे, अच्छी मंशा को लेके चलेंगे, आप बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे, ये तय है। बहुत सारे मॉनिटरी बेनिफिट भी, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर की प्रोफेशन में पैसा नहीं होता। बहुत, मैंने कहा आपसे कि आप जो है, आपको कभी भी बहुत गरीब टाइप का डॉक्टर नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। यहां पर सिंपल सी बात यह है कि आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कितना अर्न करते हैं आप, और आपके जितने बेहतर स्किल होंगे उतनी आपकी कीमत होगी आपकी, ठीक है। मैं कहता हूं आपसे कि आप जो है वो दो पार्ट में अपनी प्रैक्टिस को बांट लीजिएगा, एक चैरिटेबल प्रैक्टिस और एक अर्निंग वाली प्रैक्टिस, ठीक है। जरूरत पड़ने पे आप गरीब मरीज को फ्री भी देखिए, मुफ्त में इलाज भी करिए, और जहां पे आप ले सकते हैं वहां पे फीस भी लीजिए, क्योंकि आपका प्रोफेशन भी वही हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि सोसाइटी में स्पेशल स्टेटस यूं ही नहीं मिल जाता है, तो मॉनिटरी बेनिफिट भी इस प्रोफेशन के है, ठीक है। समय लगता है, लेकिन कभी मैं भी जो है तुम्हारे जैसा था। ये मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का फोटो है, और ये उसके 22 साल पुराना बात का फोटो है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब वक्त तो लगता है, लेकिन ये है कि हां, ये वैसा है कि कई चीजें जो है पुरानी होने पर बहुत वैल्यू गेन कर लेती हैं। डॉक्टर भी वैसे ही होते हैं। इंजीनियरिंग में ऐसा है कि इंजीनियर में यदि आपकी उम्र 50 साल हुई तो इंजीनियर को कोई नहीं पूछ रहा है। 50 साल का इंजीनियर किसी को नहीं चाहिए, 20-25 साल का इंजीनियर चाहिए उनको, नई टेक्नोलॉजी जानने वाला व्यक्ति। डॉक्टर लेकिन 50 साल का चाहिए। हां, डॉक्टर चाहिए उनको अधिक उम्र का, क्योंकि उसको अनुभव ज्यादा होगा, ठीक है ना। इंजीनियर बोलता है कि मैं परफेक्ट हूं, डॉक्टर बोलता है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। इंजीनियर बोलता है मैं परफेक्ट हूं, डॉक्टर बोलता है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। और जो खाली घड़ा होता है ना, उसमें ही पानी डाल सकते हैं आप। ज्ञान की एक प्रकृति की, जब तक आप अपने अंदर अधूरापन फील नहीं करेंगे, ज्ञान उसमें जा नहीं पाएगा। कहते हैं एक बड़ी अच्छी किताब है सैपियंस, युवाल नोआ हरारी की बुक है सैपियंस। उसमें लिखते हैं वो कि 18वीं और 19वीं सदी में, 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में, ये 3 सदियां सब कुछ बदल दिए। स्पेशली 19th एंड 20th सेंचुरी, 19वीं सदी और 20वीं सदी में सबसे अधिक विज्ञान ने तरक्की की, क्योंकि कुछ लोगों ने यह मान लिया जितना लिखा है ना हमारे धर्म ग्रंथों में वो सब कुछ पूरा नहीं है, कुछ अधूरा है। पहले के लोग मानते थे कि जो लिखा है वही सच है और कोई सच है नहीं है। 19वीं सदी में और 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में चुनौती दी गई कि जो लिखा हुआ है वो चैलेंजेबल है, उसमें कई चीजें अधूरी है और हमको यकीन नहीं है इन पे, हमको जो है वो, हम अज्ञानी हैं। तो ज्ञान की तलाश में विज्ञान की खोज हुई, ज्ञान की तलाश में विज्ञान की तरफ आगे बढ़े हम, और विज्ञान की तरफ आगे बढ़े हम तो हमने औसत आयु को बढ़ा लिया, फूड प्रोडक्शन को बढ़ा लिया, सब कुछ कर दिया हमने। आप देखो उठा के सन 1500 के बारे में पढ़ो विज्ञान के बारे में, और सन 1900 के बारे में पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि एक सदी में कितना विकास हो सकता है। हम तो 21st सेंचुरी की बात ही नहीं कर रहे अभी, हम वक्त लगता है। फिर जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। आप इंडिया में प्रैक्टिस कीजिए, प्राइवेट प्रैक्टिस कीजिए, गवर्नमेंट प्रैक्टिस कीजिए, एनजीओ के साथ काम कीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कीजिए, कारपोरेट में काम कीजिए, आप अपना क्लिनिक बना लीजिए, आप विदेश चले जाइए, आप बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो डॉक्टर्स के पास होते हैं, ठीक है। कुछ डॉक्टर यूपीएससी में भी चले जाते हैं, वो भी कोई बुरी बात नहीं है, आप जाके हेल्थ केयर सेक्टर को इंप्रूव कीजिए।
याद रखिए, मेडिकल प्रोफेशन आपको कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि सोसाइटी को आप अपलिफ्ट कर सके। आप अपने नॉलेज का उपयोग करके जो है दूसरे डॉक्टर्स को भी आप ट्रेन कर सकते हैं। आप बैकवर्ड कम्युनिटी में जो है वो बीमारी से बचने के लिए उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं, आपके उनका इलाज कर सकते हैं आपके, मतलब आपके पास वो पावर होता है, नॉलेज होता है कि आप सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। इसीलिए कई बार डॉक्टर्स पॉलिटिक्स में भी आते हैं। मेरा बैचमेट योगेश पंडागरे मध्य प्रदेश में बैतूल के पास एक कॉन्स्टिट्यूंसी अमला, वहां से वो सेकंड टाइम एमएलए, विधायक है दूसरी बार का। मैंने पूछा तूने क्या किया था भाई? उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैंने काम किया लोगों के लिए, मैंने गरीबों का इलाज किया, मैंने जो है वो हर आदमी का ध्यान रखा, प्रेम से बात की, दुख तकलीफ में उनके काम आया। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे टिकट मिलेगा, कभी कभी मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा। एक दिन पॉलिटिकल पार्टी खुद आकर बोलती है कि डॉक्टर साहब आप बहुत पॉपुलर है इस एरिया में, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? हमने कहा हमारे पास पैसा नहीं चुनाव लड़ने का। पॉलिटिकल पार्टी ने कहा हम पैसा देंगे, हम लड़ेंगे, हम आपको सब करेंगे, आप बस खड़े हो जाओ। रिकॉर्ड वोट से जीता वो, सेकंड टाइम फिर जीता वो। समाज के लिए काम कर रहा है, अपने अस्पताल चलाता है। वो कहता है कि पॉलिटिक्स जो है वो मेरे लिए समाज सेवा है और मेरा प्रोफेशन तो मेरा अस्पताल है, उस पर भी ध्यान देता है वो। आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो थोड़ा हायर साइड है, फीस भी थोड़ी सी ज्यादा होती है बेटा यहाँ पे। यानी बिकमिंग डॉक्टर इज नॉट एन इजी टास्क, एमबीबीएस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू रिक्वायर्ड। यानी मेडिसिन में प्रैक्टिस करने के लिए भारत के अंदर सबसे कम जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो एमबीबीएस है, और 5.5 साल का वक्त एमबीबीएस में लगता है। एमबीबीएस के बाद आपको एमडी, एमएस या सुपर स्पेशलिटी कोर्स करने होते हैं, और कुल मिलाकर आपको पढ़ना पड़ता है 8 साल से लेकर 10 साल के, कम से कम 10 साल मानसिक तौर पर तैयार रहिए पढ़ने के लिए कि एमबीबीएस करने के बाद भी 5 साल पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप एक डोमेन स्पेसिफिक एक बेहतर डॉक्टर आप बन सकें आप, ठीक है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा होती है, यदि हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो बेटा मेहनत कीजिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है उसमें कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन फीस भी कम है वहां पे, ठीक है। मेहनत करेंगे आप तो क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो आपको कंपैरेटिवली काफी कम फीस देते हैं वो। तो मेडिकल प्रोफेशन जो है उसमें आपको ये तैयार रहना पड़ेगा कि हमको मेहनत करनी है, 8-10 साल पढ़ना है। फिर सर एआई के आने से क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या खत्म कर देगा? अरे कुछ नहीं होगा, एआई के आने से आप एआई को यूज करना सीख जाएंगे, आप और जल्दी और बेहतर सर्जरी कर पाएंगे, आप और बेहतर डायग्नोसिस निकाल पाएंगे, और बेहतर जांचों को आप अरेंज कर पाएंगे। एआई को बनाया इंसान ने है, इंसान को एआई ने नहीं बनाया है। हम हमेशा आगे रहेंगे, हम हमेशा, क्रिएटर इज ऑलवेज ऑन अपर हैंड, क्रिएटर हमेशा अपर हैंड पे रहता है। तो ये सोचो मत एआई आपकी हेल्प करेगा वो, ठीक है। अरे भाई अपने आप चलने वाली कार आ गई, तो कार को बताना पड़ेगा ना जाना कहां भाई हमको, ठीक है। अपने अपने के तुम्हारा मन पड़ के ले गई वो, ठीक है, बताना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी कोई भी जाए, चलाने के लिए इंसान तो चाहिए, डिसीजन मेकिंग के लिए इंसान तो चाहिए, वो जो डिसीजन टेक्नोलॉजी दे रही है उसको भी इंप्लीमेंट करने के लिए इंसान चाहिए। तो इसलिए ये मत सोचना कि एआई से कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट होती है, सीएमई होता है बेटा। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने रोबोट्स के ऊपर भी काम किया हुआ, मैंने मेडिकल रोबोट्स पे भी काम किया हुआ मैंने, मतलब आपको हम हर समय मेडिकल प्रोफेशन में अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, नए नॉलेज को आपको एक्सेप्ट करना होगा आपको, ठीक है। लंबे वर्किंग आवर होते हैं कि आपको जो है घंटों घंटों जो है वो काम करना पड़ेगा अस्पताल में आपको। यानी जब आप पीजी कर रहे होगे ना, एमडी एमएस कर रहे होगे, तो 12 घंटे की ड्यूटी, फिर अगली 12 घंटे की ड्यूटी, फिर अगले दिन 12 घंटे, 36 घंटे लगातार ड्यूटी करनी पड़ेगी। सर ये तो अन्याय है। अरे भाई अन्याय नहीं है, ये तुमको मशीन में तुम्हारे को जो है वो ऐसे कि रिफ्लेक्स एक्शन से तुम इलाज कर दो। मरीज को देखते देखते तुम आधी नींद में भी हो तो भी तुम यदि कोई चीज लगाओगे तो सही लगेगी वो, तुम्हारी आंखें बंद पड़ रही हो तब भी तुम इलाज कर पाओ। इतना रिफ्लेक्स एक्शन में तुमसे काम करवाएंगे कि तुम तभी तो अच्छे डॉक्टर बनोगे कि आप जो है वो इमरजेंसी में खट खट, डॉक्टर कितना जल्दी काम कर लेता है क्योंकि उसको प्रैक्टिस होती है उसकी, ठीक। लंबे वर्किंग आवर होते हैं, ठीक, और बहुत व्यस्त शेड्यूल होता है। कई बार जो है वो कई घंटों चलने वाली सर्जरी करनी होती है, मिड आधी रात को इमरजेंसी कॉल अटेंड करने होते हैं, ठीक। बहुत सारे, मतलब जब दुनिया भर के लोगों को बोला गया घर में छिप जाओ, डॉक्टर्स को सरकार ने नोटिस दिया जितने डॉक्टर है सब ड्यूटी पर आ जाओ। दुनिया छिपके बैठी थी, डॉक्टर को बोला गया घर से बाहर निकलो और अस्पताल में आके काम करो, क्योंकि तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम अलग हो, तुम नहीं होगे तो कैसे काम चलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मेडिकल प्रोफेशन में आपके में बहुत बड़ी जिम्मेदारी का आपको जो है वो एहसास होता है। आपको पेशेंट की लाइफ हो गया, उसकी सेफ्टी हो गई, वो सब आपके हाथ में होती है। इट्स ए ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपको हर डिटेल में, आप चलता फिरता या ऐसा काम नहीं कर सकते हैं आपकी हाँ चल रहा है, कैजुअल अप्रोच नहीं हो सकती है डॉक्टरी में। डॉक्टरी में यू कैन नॉट बी कैजुअल, पॉसिबल ही नहीं हो। मतलब आपको तो हर डिटेल पे ध्यान देना पड़ेगा, हर रीडिंग पे, हर डिटेल पे आपका ध्यान होना चाहिए। इसलिए रिस्पॉन्सिबल लोग ही यहां पर जो है वो कुछ अच्छा कर पाते हैं। देयर इज नो रूम फॉर एरर। एक बार एक मैकेनिक होता है, उसके पास डॉक्टर साहब पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब की गाड़ी जो है वो खराब हो गई होती है, अपनी कार को लेके जाते हैं वो धक्का वक्का लगवा के मैकेनिक के पास, और मैकेनिक से बोलते हैं भी हमारी गाड़ी खराब होगी, जरा देख लो इसको। डॉक्टर साहब शहर के बड़े कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, हार्ट के डॉक्टर होते हैं। मैकेनिक डॉक्टर साहब को देख के मुस्कुराता है, गाड़ी को देखता है, बोलता है डॉक्टर साहब इस गाड़ी का हार्ट खराब है, इसका जो इंजन है उसमें जो है ना कचरा आ गया कार्बोरेटर में, देखो मैं साफ करता हूं। साफ किया उसने और बोला 1000 रुपए का बिल। डॉक्टर साहब ने 1000 रुपए दिए, बोला देखो डॉक्टर साहब हमने गाड़ी का हार्ट साफ किया, वापस लगा दिया, हमने 1000 रुपए चार्ज किया, आप लोग तो लूट रहे हो लोगों को। डॉक्टर साहब बोलते कैसे? बोला आप हार्ट के अंदर जो है वो कुछ जमा होता है, आप सफाई करते हो, आप स्टंट डालते हो, है ना, आप हार्ट के लिए कुछ करते हो, तो लाखों में मिला, तो लाखों में। डॉक्टर साहब बोलते एक काम कर। डॉक्टर साहब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, बोलते चल अब इंजन खोल और सुधार फिर से इसको। बोलते चलती गाड़ी में नहीं हो सकता, स्टार्ट गाड़ी में नहीं कर पाएंगे हम। डॉक्टर साहब कहते बस अंतर समझ में आ गया तेरे को, मरीज को मार के थोड़ी ना इलाज कर रहे हैं उसका, जिंदा रख के सब चल रहा है, तब उसमें सब सर्जरी कर रहे हैं, कार्डियक सर्जरी। हम तो मजाक समझा है क्या? तू हलवा है क्या? ठीक है आई चुप। फर्क समझ में आ गया उसको कि भैया यहां पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देयर इज नो रूम फॉर एरर। ठीक है, यानी इस प्रोफेशन में आते हो तो आपको जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल व्यवहार करना होता है। ठीक है, कई बार जीवन में आपको लगेगा परिवार के लिए वक्त नहीं है, स्ट्रेस जो है वो बर्न आउट फील करोगे, स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, आपको लगेगा कि दूसरे लोग पास इतना वक्त है, मेरे पास उतना वक्त नहीं है। आपकी सोशल लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि देर तक काम कर रहे होगे। फैमिली लाइफ में भी जो है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन रहेगी, लेकिन किस कॉस्ट पर रहेगी ये भी सोच लो। किसी की जिंदगी, तुम तो घर में बच्चे का बर्थडे था, बर्थडे केक कटना था, 8 बजे बर्थडे केक कटना था, उसके दोस्त आए हुए थे, पापा का इंतजार कर रहा था, ऐसा हुआ है मेरे साथ कई बार। लेकिन एक मेडिकल इमरजेंसी थी, दिवाली की पूजा होनी थी, फोन आ गया हॉस्पिटल से इमरजेंसी में कि एक पेशेंट, दो पेशेंट आए बहुत सीरियस हैं। मैं इमरजेंसी में फेलोशिप कर रहा था, भागा, बोला 1 घंटे में आता हूं घर पर। वाइफ ने बोला हाँ 1 घंटे बाद पूजा आ जाना, सब लोग यहाँ पे घर पे। नहीं आ पाया, 4 घंटे 5 घंटे बाद आया। दिवाली के पटाखे फूट चुके थे, घर में सब खाना खा चुके थे, रात को पहुंचे चुपचाप से, डिस्टर्ब किए बगैर चेंज किया, जो रखा था किस फ्रिज में से खाया और सो गए। सुबह बच्चे गुस्सा, पापा पटाखे फोड़ते समय नहीं आए। वाइफ ने बोला कि तुम तो 1 घंटे का बोल के गए थे, 4 घंटे में आए तुम, दिवाली के दिन वो भी। सुनना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने बताया, वो बच्चा एक मजदूर का बच्चा था जो खेलते खेलते छत पे से गिर गया, एक लोहे की रॉड सरिया उस बच्चे के आर पार निकल गया। इमरजेंसी में लेके आए, उसको स्टेबल करना था, सर्जन को बुलाया, सर्जन ने बोला पहले स्टेबल करो उसको, तब ऑपरेट कर पाएंगे। 2-3 घंटा मुझे लगा, उसका सर्जन ने रात भर काम किया, उसकी भी दिवाली खराब। सेकंड पेशेंट पॉइजनिंग का था, जहर खा लिया दिवाली के दिन, नए कपड़े नहीं दिलाए, लड़की गुस्सा से जहर खा लिया, सल्फास खा लिया, लगे रहे 2 घंटे। किसकी दिवाली बनी? तुम्हें क्या लगता है किससे ईश्वर खुश हुआ होगा? 4 दीपक जलाने से या उन लोगों की जान बचाने से? खुद सोच लो। बर्नआउट फील करोगे, मेहनत करोगे, स्ट्रेस रहेगा कई बार, लेकिन आपको जो आपके मन को पता है, हृदय को पता है कि तुम कर क्या आए हो, ठीक है, ये तुमको पता है। ठीक है,
सब बातें बता रहा हूं आज बैठ के। वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ेगा, चीजों को जो है वो कई बार मैनिपुलेट, कई बार चीजों को अरेंज, कई बार ऑर्गेनाइज, सब कुछ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप एक ऐसी जगह चले गए, आप कोई बैंक में नौकरी नहीं कर रहे। मैं सबका सम्मान करता हूं, पर तो बोलूंगा बैंक में 9 से 5 का जॉब नहीं कर रहे हैं आप गूगल ओरेकल में काम नहीं कर रहे हैं कि जब मर्जी पड़ी चले गए, जब मर्जी पड़ी आ गए वापस सेट के। आप कोई मीडिया एजेंसी में काम नहीं कर रहे हैं। आपके पहनावे से लेके आपकी हर चीज को लोग जज करेंगे। आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। वन वे है, एक तरफ रास्ता है, अभी भी भागना हो भाग लो। एम्बिशन मेज वाले बच्चों, विजन वालों के पास तो ऑप्शन नहीं है। एम्बिशन मेज वाले बच्चों, तुमको लगता है ना कि भैया गीतेंद्र सर ने तो डरा दिया, हम तो भाग रहे हैं, हमारे बस की नहीं है, हम तो नहीं कर पाएंगे। तो मैं कह दूं वन वे है। हाँ, यहां आता आदमी अपनी मर्जी से, लेकिन जाता हमारी मर्जी से। समझ गए? मतलब मेडिकल प्रोफेशन यही बोलता है, आ तो गए बेटा, आप तुम जा नहीं पाओगे, अब तुमको करना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। तो बायोलॉजी लेने का मतलब ये कि जब बायोलॉजी लिया है आपने, तो आपके पास उतने ऑप्शंस नहीं होते हैं जितने ऑप्शंस मैथ्स के बाद होते हैं, उतने ऑप्शन बायोलॉजी के बाद नहीं होते हैं। लेकिन बायोलॉजी आपको एक बेहतर करियर प्रोवाइड करती है, बशर्ते आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल लें आप, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि जब इतनी सीटें बढ़ रही हैं हर साल, इतना कुछ है बेटा, तो क्यों ना डॉक्टर बने बेहतर हम। दुनिया इतनी बड़ी है, सब लोगों को जरूरत है, बाकी देशों में डॉक्टर बन ही नहीं पा रहे हैं, फैसिलिटी नहीं उनके पास, तो हमारे डॉक्टर दुनिया भर में जाके इलाज करेंगे, ठीक है। नो रिग्रेट, एक बार चुन लिया ना तो जिंदगी में कभी पीछे मत हटना। एक बार चुन लिया ना तो फिर कभी जिंदगी में बेटा पीछे मत हटना, क्योंकि लाइफ में नो रिग्रेट्स है ना, ये नहीं ना काश कि वैसा कर लेता तो वैसा होता, नहीं, कुछ नहीं। मैंने जब सोच लिया है तो सोच लिया है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। वो वाला वांटेड का जो एटीट्यूड है ना सलमान खान का, वो एटीट्यूड होना चाहिए कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। सोच लिया कि करना है, तैयारी मतलब करना है, फोड़ना है, ठीक है। हम लोग आपको रास्ता दिखाएंगे, हमारे टीचर्स, हमारी पूरी टीम आप लोगों की मदद करेगी, आप लोगों को बताएगी कि करना क्या है, चलना कहां से, कौन सा रास्ता क्रॉस करना है आपको। फिजिक्स के अंदर अमर सर, जावेद सर, अमित शुक्ला सर के सब आपकी मेहनत, आपकी शिवम सर सब आपके लिए कोशिश करेंगे, सब आप अपनी ईमानदारी से पूरा प्रयास करेंगे। वो केमिस्ट्री में आपको जो है पूरी की पूरी केमिस्ट्री की टीम के चिन्मय सर, संजय सर, ऋषभ सर सब मेहनत करेंगे, ठीक है। सारे लोग मिलकर एफर्ट करेंगे कि आप बेहतर कर पाए। बायोलॉजी में शैल मैडम, प्रीति मैडम, मैं हुआ के, हम सब मेहनत करेंगे, अंकिता सब मेहनत करेंगे हम लोग कि आप अच्छा कर पाए। आप, हमारी पूरी टीम सिर्फ आपकी लिए काम कर रही है, एफर्ट कर रही है बेटा, ठीक है। वैल्यू कीजिएगा उसको। आप हमको, आप सोच रहे हैं कि आपने जो 5,000 रुपए, 6,000 रुपए जो भी फीस आपने भरी है रेगुलर सब्सक्रिप्शन की, आपने जो भी फीस दी है, फीस देने के बाद आपने सोचा कि अब तो सिस्टम पे हमारा तो काम हो गया। नहीं नहीं, आपने इस टेक्नोलॉजी को यूज करने की, ये सिस्टम के चलने के लिए फीस दी है। आपने गुरु दक्षिणा नहीं दी है। गुरु दक्षिणा तुमको देना होगा अपने सिलेक्शन के रूप में। प्रॉमिस करो, पक्का वाला प्रॉमिस करो कि सिलेक्शन के रूप में दोगे गुरु दक्षिणा, तो बात है बेटा, ठीक है। बायोमेंटस ऑनलाइन में क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, याद रखो। बायोमेंटस ऑनलाइन में जेन्युइन स्टूडेंट है जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबके प्रोफाइल वेरीफाइड होते हैं, सारे के सारे बच्चे जो है वो मेहनत कर रहे होते हैं। यहां पर एडमिशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। हमारा एडवांस एनालिटिक्स है जो आप पे नजर रखता है, आपके काम पे नजर रखता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना आप कहां परफॉर्म कर रहे हैं। स्पेशल अटेंशन दिया जाता है। हमारे यहाँ पे जो है हर लेक्चर के साथ में डेली प्रैक्टिस शीट होती है, आपके डीपीएस होते हैं, वो सॉल्व करने होते हैं। आप जो एमसीक्यू टफ लगते हैं उनको बुकमार्क कर सकते हैं, ऑन डिमांड टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं आप। डिस्कशन प्लेटफॉर्म होता है, स्टूडेंट की अपनी एक कम्युनिटी होती है जिसका बच्चे यूज करते हैं, ठीक है। आप फैसिलिटी यूज करते हैं, आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं उसके लिए। हमारा अपना एक अटेंडेंस का सिस्टम है। बायोमेंटर से कितने बच्चे आपके आसपास पढ़ रहे हैं वो भी आप देख सकते हो। ओपन चैट होता है, इसमें बच्चे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हमारे पास बटालियन फैसिलिटी है जो प्राइम सब्सक्रिप्शन प्राइम प्लस में मिलता है। कमांडर्स हैं, काउंसलर फैसिलिटी है, ठीक है। आप कॉन्टेक्ट सेशन को बुक कर सकते हैं, ऑफलाइन सेशन बुक कर सकते हैं आप भोपाल के अंदर, ठीक है। आपको कहीं भी रहते हैं भोपाल में, समय समय पे कॉन्टेक्ट सेशन अरेंज होंगे जिनमें आप आ सकते हैं। आपका प्रायोरिटी डाउट रिजोल्यूशन होगा, आपका कमांडो का स्टेटस मिलेगा आपको। और आप सच बताऊं तो आपको मैं, आपकी पूरी पर्सनालिटी में बड़ा भारी परिवर्तन आएगा। आप जिम्मेदार नागरिक बन जाओगे और आप मेडिकल में जरूर पहुंचेंगे, बेहतर काम करेंगे, ठीक है। यूनिक बात यह है
कि हमारी बटालियन जो है वो जो प्राइम के बच्चे हैं उनको पर्सनल अटेंशन देते हैं बच्चे, ये एमबीबीएस के बच्चे हैं और ये वो बच्चे हैं जो हमारे यहीं से पढ़े। इन बच्चों में वो वैल्यूज डले हुए हैं जो बायोमेंटर्स के वैल्यूज हैं। तो जो बच्चे बटालियन में जो बच्चे आपको देख रहे होते हैं ये एमबीबीएस स्टूडेंट होते हैं जो आपके कमांडर बनकर आपका हैंड होल्डिंग करते हैं साल भर। ऑडियो बुक्स है, ऑडियो रिवीजन कर सकते हैं आप, मंथली मार्कशीट मिलती है आपको के, बहुत सारे फीचर्स हैं। आप ऐप को यूज करोगे आपको मालूम चलेगा वी आर वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एप्लीकेशन इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। वी हैव वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एजुकेशन एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब ये जो है हमारा जो एप्लीकेशन है उसके कई फीचर्स को दूसरे लोग कॉपी भी किए। हमारा वेबसाइट है biomentor.online। आप जैसे जानते हैं, आप ऐप पर देख रहे हैं तो आपको मालूम चलेगा कि जो है वो यदि आप YouTube पे देख रहे हैं, ऐप पर देख रहे हैं तो आपको बेटा वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए। आपको ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर बायोमेंटर्स ऑनलाइन का ऐप अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान रखना है, एम्बिशन और विजन बैच के बच्चे सब एक बात अच्छे से समझ लें कि आपको बेटा जो है वो मेरे साथ में साल भर पढ़ना है और आपको सिलेक्शन सच में चाहिए। देखो, दो तरह के बच्चे हैं, एक वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन ले लिए, फीस भर दिए, काम खत्म। एक नेटफ्लिक्स का ऐप होता है, प्राइम वीडियो होता है, वैसा अपना काम हो। एक होता है कि तुमने एक ऑनलाइन गुरुकुल में एडमिशन लिया है, जिम्मेदारी को समझो। ऑफलाइन भी क्लास चल रही है, आप आ सकते हैं ऑफलाइन में। ग्लेटर बैच शुरू होगा आपका मई में, 16 मई से ग्लेटर बैच शुरू होगा उसमें, और उसमें जो है वो रिपीटर्स को भी एडमिशन मिल रहा है, वहां बच्चे आ रहे हैं। लेकिन हमारा ऑनलाइन का पूरा फोकस अटेंशन आप पर रहेगा। तो हमारा ऑनलाइन क्लास किसी भी ऑफलाइन क्लास से किसी भी सूरत में कम नहीं है। लेकिन तुमको एक शपथ लेनी पड़ेगी, एक ओथ लेनी पड़ेगी। चलिए मेरे साथ ओथ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका प्रिंट आउट निकाल के दीवार पर लगा लेना। इसका स्क्रीनशॉट लेना, उसका प्रिंट आउट लेके दीवार पर लगा लेना। शपथ लीजिए। मैं, अपना नाम बोलिएगा। मैं शपथ लेता हूं कि आज से मैं एक सच्चा प्रतिबद्ध कमांडो हूं और मैंने यह निर्धारित किया है कि मैं एक सबसे बेहतर डॉक्टर बनूंगा और इसके लिए मुझे मेडिकल में एडमिशन की तैयारी करना होगी। इसलिए अब से मेरा सर्वोपरि कर्तव्य नीट की तैयारी करना है और इसके लिए मैं अपना 100% दूंगा। अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह ईमानदार रहूंगा और ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मैं अपने लक्ष्य से दूर हो जाऊं। मैं, अपना नाम लीजिएगा, मैं प्रण लेता हूं कि अपने गुरुजनों का और इस संस्थान का नाम रोशन करूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे माता पिता गुरुजनों को दुख पहुंचे। मैं पूरी ईमानदारी से मेरे गुरुजनों या कमांडर्स के आदेशों का पालन करूंगा और पूरे विश्वास से 1 वर्ष, एम्बिशन वाले बच्चे 2 वर्ष, 1 वर्ष या 2 वर्ष कठोर मेहनत करूंगा। मैं अपने लक्ष्य पर पहुंचकर ही अब विश्राम लूंगा। आज से मैं इस शपथ में बंध चुका हूं और मैं एक प्रतिबद्ध कमांडो हूं। मेरे पास सिर्फ जीत ही एकमात्र विकल्प है। जय हिंद। ये कुछ शब्द नहीं है, ये आपकी आत्मा में बसे हुए शब्द होना चाहिए। ये एक ओथ है, शपथ है जो तुमने लिए। हम इस शपथ के साथ में तुम और मैं बंध जाते हैं बहुत गहरे एक मजबूत धागे से। देयर इज अ बॉन्ड, ये बॉन्ड है तुम्हारे मेरे बीच में बेटा, कमिटमेंट का बॉन्ड है। और ये बॉन्ड फेविकॉल के बॉन्ड से मजबूत होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। समझ गए ना? ठीक है, चलिए सक्सेस को लोड करते हैं हम, अपने अंदर का सबसे बेस्ट निकालते हैं हम। अब तक जो किया वो भूल जाते हैं, अब जो करेंगे वो फोड़ देंगे। आपकी पूरी क्लासेस में जो भी पढ़ाया जाएगा बिल्कुल बेसिक्स से पढ़ाया जाएगा, तो चिंता मत कीजिए। ग्राउंड जीरो से लेके हम 100 तक लेके जाएंगे आपको। हमके बायोमेंटर से तो भरोसा है, मैंने कह दिया मतलब कह दिया। अब आपको यकीन करना होगा इस पर, ठीक है? आ जाइए, साथ मिलकर मेहनत करते हैं, जमकर कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे सिलेक्शन होता है। कोशिश तो करो, आसमान में भी सुराख हो सकता है। और कह दूं, मरे बगैर तो स्वर्ग नहीं मिलता है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तुम ये मत सोचना कि कोई स्पून फीडिंग कर देगा। यहां पे तुम्हें रास्ता दिखा देंगे, चलना तुम नहीं पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, लेकिन पथ हम सही दिखाएंगे, रास्ता सही बताएंगे, ठीक है? चलिए, आज फिर आपका जो है आपका और भी क्लासेस जो भी होंगी बेटा उनको देखिएगा। कोई भी रूटीन को फॉलो कीजिएगा, रूटीन मत तोड़िएगा आप बेटा के। और मैं आपको फिर मिलता हूं बायोलॉजी के ओरिएंटेशन सेशन में, फिर बात करते हैं। ऑल द बेस्ट।